हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है अधीक्षक पदों की बाल देखरेख संस्था के अंदर, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2023 और या कह लीजिए छत्तीसगढ़ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2023 के ऊपर आधारित हम 20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले भी 13 वीडियोस जो है ऑलरेडी अधिनियम के ऊपर आ चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसका प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे सारे वीडियो जो है एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो ये हमारा वीडियो नंबर 14 है। इस वीडियो को आपको टेस्ट की तरह लगाना है। वीडियो को पॉज करके सारे प्रश्नों को आपको लगाना है और चेक करना है कि आपका 20 में से कितना सही हो रहा है। चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम सारे वीडियो का पीडीएफ जो है आप सभी के लिए प्रोवाइड करा देंगे। इससे पहले के जो 13 वीडियोज़ हैं उसके पीडीएफ जो हम ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर डाल दिए हैं, और आगे के जो वीडियोज़ होंगे उसके पीडीएफ आप सभी को आगे मिल जाएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर ये कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के किस धारा से प्राप्त शक्तियों के तहत ही राज्य सरकारें दिव्यांगजनों के अधिकार और हितों की रक्षा के लिए नियम बनाती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सभी को पता होगा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में आया था और उसी के जो धारा संख्या 101 है उसी से प्राप्त शक्तियों के आधार पर ही प्रत्येक राज्य सरकारें, तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो हम उसकी बात करेंगे। मतलब छत्तीसगढ़ जो होगा वो छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लेके आएगा। किस धारा के अंतर्गत? तो 2016 का जो अधिनियम है उसी के धारा 101 का जो उप धारा 1 और 2 है उसी के ऊपर उसी के प्राप्त शक्तियों के आधार पर ही छत्तीसगढ़ सरकार जो है इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ के अंदर लागू करेगी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न को भी अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 को कब अधिसूचित किया गया था? तो एक बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि 2016 का जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है उसी के धारा 101 से प्राप्त शक्तियों के आधार पर ही प्रत्येक राज्य सरकारें जो है अपने अपने राज्य में लागू करेगी। तो अब छत्तीसगढ़ के अंदर भी लागू होगा। तो कब लागू किया गया था छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2023 को? बताइए। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। ए है 22 मई 2023, बी है 1 नवंबर 2023, सी है 16 मई 2023 या फिर डी है 1 जनवरी 2023। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16 मई 2023 को अधिसूचित किया गया था छत्तीसगढ़ के अंदर। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था? ठीक है, राजपत्र में इस अधिनियम का प्रकाशन कब हुआ था? तो वो भी याद रखिएगा। तो इसके लिए 22 मई 2023, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है ना 22 मई 2023, तो इस दिन छत्तीसगढ़ का जो राजपत्र है उसमें प्रकाशन किया गया था और 16 मई 2023 को क्या किया गया था? अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक प्रश्न इससे रिलेटेड और आगे मिलेगा तो उसको आप लगा के देखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2023 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, शायद प्रश्न पूछ ले, कई बार से ऐसे प्रश्नों को पूछ लेता है। ए है 12 अध्याय और 91 धाराएं, बी 16 अध्याय और 100 धाराएं, सी 14 अध्याय और 101 धाराएं और डी है 9 अध्याय और 57 धाराएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा 14 अध्याय और 101 धाराएं हैं छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2023 के अंदर। चौथा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2023 कब से प्रवृत्त हुआ था? प्रवृत्त हुआ मतलब लागू कब से हुआ था, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, हमने देख लिया कि अधिसूचित कब किया गया था, राजपत्र में प्रकाशन कब किया गया था। अब ये प्रश्न जो है कि इसको लागू या फिर प्रवृत्त कब से किया गया था। सेम ऑप्शन है चारों, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 22 मई 2023 को ही लागू किया गया था। इस अधिनियम को पढ़ेंगे तो आपको सभी को पता चल जाएगा कि लागू कब से किया गया था। तो उसमें सिंपल सा यही लिखा है कि जिस दिन से
राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा इस अधिनियम को, उसी दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में यह अधिनियम जो है लागू हो जाएगा। और मैंने बताया कि 22 मई 2023 को प्रकाशित किया गया था राजपत्र में, इसीलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 22 मई 2023 से यह अधिनियम जो है छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, प्रवृत्त हुआ था। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आया होगा और आप भूलेंगे नहीं, राइट। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। 5वां प्रश्न है कि कोई भी स्थापन या फिर कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन किसी व्यक्ति के साथ दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इसका उल्लेख जो है इस अधिनियम के किस अध्याय और धारा में है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। इस अधिनियम का अध्याय 2 और धारा 3 में ये कहा गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी स्थापन है, संस्था है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 6वां प्रश्न है कि नियमों के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता या फिर कह लीजिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी का लाभ किन्हें मिल सकता है। ए, सभी विकलांग व्यक्तियों को, बी, केवल बहुविकलांग व्यक्तियों को, सी, 60% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को, या फिर डी, केवल दृष्टि एवं श्रवण विकलांग बाधित व्यक्तियों को। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकलांगता अधिनियम जो 2016 है, ठीक है, विकलांगता अधिनियम 2016 के अनुसार क्या है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी वह होता है जिसमें कम से कम 60%, ठीक है, कम से कम 60% किसी व्यक्ति का विकलांगता हो, ऐसे व्यक्तियों को विशेष लाभ और आरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर ये कि जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग द्वारा चिन्हित अधिक सहायता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के विशेष प्रकरणों की प्रकृति को प्रमाणित करने हेतु जिला स्तर पर गठित निर्धारण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा। इधर जो प्रश्न है थोड़े से आपको पढ़ने में लेंदी लगेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्नों को मैं खुद से तैयार किया हूँ इन क्वेश्चंस को, ताकि क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, आप सभी को समझा सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप यहाँ से गेन कर सकें। तो ऐसे प्रश्नों को आपको थोड़ा सा समय दे के पढ़ना होगा, इसके बाद आंसर देना होगा। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। ए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बी, कलेक्टर या प्रतिनिधि, सी, संयुक्त उप संचालक समाज कल्याण, डी, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर कोई मनोवैज्ञानिक। इसका क्या राइट आंसर होगा आप सभी को ये बताना है। ठीक है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए कि जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग के द्वारा पहली बात क्या कि जो अधिक सहायता वाले जो दिव्यांग व्यक्ति होंगे उनको चिन्हित करने का काम करता है जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग। चिन्हित करने के बाद वो व्यक्तियों के लिए जो जांच करता है, ठीक है, उनको प्रमाणित करने का काम कौन करता है? निर्धारण बोर्ड करता है। तो प्रश्न आपसे यही पूछा गया है कि उस निर्धारण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, उस जिले का जो कलेक्टर होगा या फिर उसके द्वारा कोई प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है तो वही उस निर्धारण बोर्ड का अध्यक्ष होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सारा जो उल्लेख आप सभी को छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिनियम 2023 के धारा 34 के जो उपधारा 2 है उसमें आप सभी को देखने को मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। तो अध्यक्ष कौन हो गया? कलेक्टर या फिर उसके द्वारा जो नियुक्त किया गया प्रतिनिधि वो हो जाएगा। बाकी ए, सी और डी ये तीनों जो हैं इस निर्धारण बोर्ड के सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप सभी को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8वें की ओर। 8वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2023 के धारा 6 में क्या उल्लेखित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं 4 ऐसे इंपॉर्टेंट धाराओं का संख्या बताने वाला हूँ जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ए है दिव्यांग जन अनुसंधान का विषय नहीं होगा, बी, दिव्यांग जनों का मतदान केंद्रों तक पहुंच, सी, दिव्यांग जनों के रोजगार हेतु आरक्षण, डी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाना। बताइए कि धारा संख्या जो 6 है उसमें क्या वर्णन है, किसका उल्लेख है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस अधिनियम के धारा 6 में कहा गया है कि कोई भी दिव्यांग जन व्यक्ति होगा वो अनुसंधान का विषय नहीं होगा। ठीक है, ये इस अधिनियम के धारा संख्या 6 में कहा गया है। और दिव्यांग जनों को मतदान केंद्र तक पहुंचने में कोई भी कठिनाई ना हो, इससे संबंधित उल्लेख जो है इस अधिनियम के जो धारा संख्या 21 है उसमें देखने को मिलेगा। और दिव्यांग जनों के रोजगार हेतु आरक्षण, इसका भी वर्णन मिलेगा धारा संख्या 27 के अंदर। तो ये सभी के सभी धाराएं जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाना, इससे संबंधित जो धारा है वो आप सभी को इस अधिनियम के धारा संख्या
52 में देखने को मिलेगा। तो ये चारों के चारों जो धारा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना चाहिए। 9वां प्रश्न को ध्यान से देखिए। 9वां प्रश्न है कि अधिक सहायता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के विशेष प्रकरण का निराकरण कितने दिनों के भीतर होना चाहिए। इससे पहले हमने 7वां प्रश्न देखा कि एक निराकरण बोर्ड होगा, या फिर कह लीजिए कि एक निर्धारण बोर्ड का गठन किया जाएगा। वो निर्धारण बोर्ड क्या करेगा कि अधिक सहायता वाले व्यक्तियों के लिए जो विशेष प्रकरण होगा उसका निराकरण करने का काम करेगा। ठीक है, अब वो कितने दिन के अंदर वो निराकरण हो जाना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। ए 30 दिन, बी 45 दिन, सी 60 दिन, या फिर डी 90 दिन। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 60 दिनों के अंदर निर्धारण बोर्ड के द्वारा अधिक सहायता वाले व्यक्तियों के विशेष प्रकरण का निराकरण हो ही जाना चाहिए, 60 दिन के भीतर, इसके अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है, और इसका वर्णन भी इस अधिनियम के धारा संख्या जो 34 है उसका उपधारा 2 में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है 10वां भी। प्रश्न है कि अधिक सहायता वाले दिव्यांग जन के विशेष प्रकरणों के निर्धारण हेतु गठित निर्धारण बोर्ड द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए एक अपील बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहली बात तो ये बता दूं कि अभी हमने देखा, अच्छा इसका वर्णन कहाँ पे मिलेगा, तो इस अधिनियम का जो धारा 34 है, ठीक है, इस अधिनियम का धारा 34 का इसका वर्णन मिल जाएगा। अब प्रश्न को ध्यान से समझिए। मैंने पहले बताया कि जो अधिक सहायता वाले दिव्यांग जन व्यक्ति होंगे उनके विशेष प्रकरणों के निर्धारण करने के लिए एक निर्धारण बोर्ड का गठन होगा। ठीक है, वो निर्धारण बोर्ड जो है इन विषयों के प्रकरणों का जो निराकरण है 60 दिनों के अंदर कर देगा। इस चीज़ को हमने पीछे देखा, इसके भीतर करना चाहिए। अब निराकरण कर देने के बाद जो भी निर्धारण बोर्ड जो है जिस किसी विषय पर भी जो भी निर्णय लेगा, उस निर्णय से अगर कोई दिव्यांगजन व्यक्ति जो है खुश नहीं है तो वो अपील भी कर सकता है। तो अपील करने के लिए एक अपील बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब जो बोर्ड का गठन होगा अपील बोर्ड का, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ए संयुक्त संचालक स्वास्थ्य विभाग, बी संयुक्त उप संचालक समाज कल्याण, सी एक सामाजिक कार्यकर्ता या फिर मनोवैज्ञानिक, या फिर डी संभागीय आयुक्त या फिर उनका प्रतिनिधि। बताइए। तो देखिए ये जो अपील बोर्ड होगा, सबसे पहले याद रखिएगा इसका जो गठन होगा, ठीक है, इस अपील बोर्ड का गठन जो है संभाग स्तर पर होगा। ठीक है, मतलब प्रत्येक संभाग में एक अपील बोर्ड का गठन होगा ही। ठीक है, और इसका अध्यक्ष जो होगा संभागीय आयुक्त होगा, या फिर उसके द्वारा किसी प्रतिनिधि का नियुक्त किया गया है उसके स्थान पर, तो वो हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बाकी जो ए, बी और सी जो है ये तीनों के तीनों जो है इस अपील बोर्ड के सदस्य होंगे। ठीक है, ये पूरी जानकारी को आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि जो निर्धारण बोर्ड है वो 60 दिनों के अंदर निराकरण करने का काम करेगा, लेकिन जो ये अपील बोर्ड है ना, ये अपील बोर्ड जो है इस अपील का निराकरण, ठीक है, अपील बोर्ड द्वारा इस अपील का जो निराकरण है वो कितने दिन के अंदर अगर पूछ दे हो जाना चाहिए, तो इसके लिए 30 दिन। ठीक है, 30 दिन के अंदर इस अपील का निराकरण हो जाना चाहिए। ठीक है, अपील बोर्ड के द्वारा। तो ये जो आगे दो जो क्वेश्चन मैंने बताया, निर्धारण बोर्ड और अपील बोर्ड, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11वां प्रश्न है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन होगा। ए शासकीय चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, बी संबंधित जिले का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या फिर सिविल सर्जन, सी किसी भी निजी चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सक, या फिर डी ए और बी दोनों। इसका क्या राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, शासकीय चिकित्सालय के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी है वो भी सक्षम अधिकारी हो सकता है, या फिर उसी संबंधित जिले का जो मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी होगा, जो सिविल सर्जन होगा, वो भी सक्षम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और इन दोनों को ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होगा। ठीक है, इसका वर्णन जो है इस अधिनियम के जो धारा संख्या 50 है, ठीक है, धारा संख्या 50 है, वहाँ पे इसका उल्लेख आप सभी को मिल जाएगा। जो सक्षम आवेदन, देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो सक्षम अधिकारी होगा, जैसे कोई व्यक्ति दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है, तो वो सक्षम अधिकारी जो है उस आवेदन को प्राप्त करने के बाद 30 दिनों के भीतर, ठीक है, विदिन 30 डेज दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो आपको ये बात भी याद रखना है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। प्रश्न क्रमांक 12 को देखिए। प्रश्न है कि इस अधिनियम के धारा 34(3) के तहत अपील कहाँ दर्ज की जा सकती है। मैंने पीछे बताया कि एक अपील बोर्ड का गठन किया जाएगा,
ठीक है। तो अपील बोर्ड जो होगा वो मैंने क्या बताया था कि वो संभाग स्तर पर होगा, मतलब जो अपील कहाँ किया जाएगा, जो संभाग होगा वहीं पे किया जाएगा, संभागीय आयुक्त कार्यालय होगा वहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर जो है आसान है, याद रखिएगा, संभागीय आयुक्त कार्यालय, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ, धारा 34 के उपधारा 3 में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। 13वां प्रश्न है कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन जो है बहुत अच्छे से आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, सभी को याद रखिएगा क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला विकल्प है कि अधिनियम के धारा 50 के तहत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र 5 वर्ष के कालावधि के लिए विधि मान्य होगा जब तक कि उसे धारा 52 के अधीन निरस्त न कर दिया हो। बी, सक्षम चिकित्सा अधिकारी आवेदन के 30 दिनों के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करेगा। सी, चिकित्सा अधिकारी समुचित परीक्षण के आधार पर स्थायी और अस्थायी प्रकार का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करेगा। और डी है उपरोक्त सभी सत्य है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी ही है। इस अधिनियम के धारा 50 में ये कहा गया है कि जो पंजीयन प्रमाण पत्र या फिर कह लीजिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो जारी किया जाएगा वो 5 वर्ष के कालावधि के लिए ही किया जाएगा, लेकिन जो धारा 52 है इसी का, उसमें अगर उसके अधीन अगर वो निरस्त कर दिया गया तो फिर वो निरस्त ही माना जाएगा। ठीक है, वो खत्म माना जाएगा, समाप्ति माना जाएगा। ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सही है। बी जो है सक्षम अधिकारी जो है आवेदन के 30 दिनों के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करेगा, तो मैं पहले बता चुका। ठीक है, सी जो है अब कोई चिकित्सा अधिकारी जो है वो किसी भी दिव्यांग व्यक्ति का समुचित परीक्षण करेगा और परीक्षण के आधार पर ही अगर देखेगा कि उसका जो बीमारी है, जो डिसेबिलिटी है, वो कुछ समय के बाद अगर ठीक हो सकता है तो उसको अस्थायी प्रमाण पत्र देगा उसको दिव्यांगता का, या फिर कुछ ऐसी उसके पास डिसेबिलिटी है जो परमानेंट टाइप का है, वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, तो उस केस में परमानेंट या फिर स्थायी प्रकार का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करेगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर कि दिव्यांग जनों के लिए गठित राज्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन होगा। ए, छत्तीसगढ़ दिव्यांग जन वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष। बी, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग। सी, समाज कल्याण संचालनालय का संचालक। और डी, छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष। इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समाज कल्याण विभाग का जो माननीय मंत्री होगा वही राज्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा, याद रखना है। ठीक है, और इसका वर्णन जो है इस अधिनियम का जो धारा संख्या 55 है उसमें आपको उल्लेख मिल जाएगा। ठीक है, अध्याय भी अगर पूछ ले तो अध्याय 11 का धारा संख्या 55 में इसका उल्लेख मिलेगा, राज्य सलाहकार समिति या फिर राज्य सलाहकार बोर्ड का। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि दिव्यांगता पर गठित जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन होगा। ठीक है, राज्य स्तर पर हमने देखा कि राज्य सलाहकार समिति होगा, अब जिला के स्तर पर भी जिला स्तरीय समिति होगा जो दिव्यांगता का देखरेख करेगा, उससे संबंधित कार्यों को करेगा जिला स्तर पर। अब उसका अध्यक्ष कौन होगा आपसे प्रश्न ये पूछा है, तो ये भी प्रश्न जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ए, जिला कलेक्टर। बी, जिला पंचायत सीईओ। सी, नगर पालिका निगम आयुक्त। या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उस संबंधित जिले का जो कलेक्टर होगा वही जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष होगा। और इसका वर्णन जो है इस अधिनियम के धारा संख्या 68 में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। 16वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कृत्य राज्य सलाहकार बोर्ड का नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बताइए। ए, दिव्यांगजनों हेतु राज्य नीति को विकसित करना। बी, दिव्यांगजनों के लिए नवीन कार्यक्रम तैयार करना। सी, संबंधित नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। या फिर डी, दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों का समीक्षा करना। बताइए। देखिए, राज्य सलाहकार बोर्ड का कार्य आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसका वर्णन जो है इस अधिनियम का जो धारा संख्या 59 है उसमें देखने को मिलेगा कि राज्य सलाहकार बोर्ड का कृत्य क्या है, कार्य क्या है। ठीक है, आपसे पूछा है कि कौन सा कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है, दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों का समीक्षा करना, ये राज्य सलाहकार बोर्ड का काम नहीं होगा। जो जिला स्तरीय जो था ना, ठीक है, जिला स्तरीय जो समिति थी उसका कार्य है ये। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है
उसकी अध्यक्षता में जो जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा दिव्यांगजनों के लिए, उस समिति का कार्य होगा कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए जो योजनाएं तैयार की गई है उसके हितग्राही कौन होंगे उसकी समीक्षा करने का कार्य होगा। तो डी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न देखिए कि दिव्यांगजन राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति पूरी कैसे होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए, कुल सदस्यों की 1/3 की उपस्थिति पर, बी, कुल सदस्यों की 1/2 की उपस्थिति पर, सी, कुल सदस्यों का 50% की उपस्थिति पर, या फिर डी, नन ऑफ द एबव। बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो दिव्यांगजन राज्य सलाहकार बोर्ड में कुल जितने भी सदस्य होंगे उसके 1/3 सदस्य की जब उपस्थित होंगे तभी गण पूर्ति जो है मानी जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, शायद एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ देगा, याद रखिएगा। ये राइट आंसर तो है ही कि अगर 1/3 सदस्य उपस्थिति नहीं है तो गण पूर्ति नहीं मानी जाएगी और जो बैठक है उसको स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा मान लीजिए कि जो बैठक है ना, जो सिटिंग होगा, जो बैठक होगा वो 30 मिनट से कम का है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि वो बैठक का जो समय है वो 30 मिनट तक के लिए ही बैठक है, तो फिर उस बैठक को स्थगित नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसमें अब गण पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी अगर 30 मिनट से कम का बैठक है तो इस बात को भी आप सभी को याद रखना चाहिए। देखिए 18वां प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त के बारे में विचार करें। अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे अब राज्य आयुक्त के बारे में प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा और राज्य आयुक्त के बारे में जो वर्णन मिलेगा इस अधिनियम का जो धारा संख्या 92 है उसमें राज्य आयुक्त के बारे में उल्लेख है। कथन यहाँ पे पढ़िए। पहला कथन है राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त की नियुक्ति करेगा। दूसरा है राज्य आयुक्त कम से कम स्नातक उत्तीर्ण होगा और 15 वर्ष का कार्य का अनुभव होगा। तीसरा है अधिनियम के अध्याय 12 में राज्य आयुक्त का उल्लेख है। अब बताइए कि क्या इसका सही होगा तीनों कथनों के आधार पर। राइट आंसर जो है इसका क्या होगा आप सभी को ये बताना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। 1, 2, 3 तीनों सत्य है। ठीक है, मतलब राज्य सरकार जो है दिव्यांगजनों के लिए एक राज्य आयुक्त की नियुक्ति करेगा, सही है। और जो राज्य आयुक्त होगा उसका कम से कम वो ग्रेजुएट होना चाहिए और 15 वर्ष का उसके पास कार्य का अनुभव होना चाहिए, ये भी सही है। और इस अधिनियम का जो अध्याय 12 है उसमें राज्य आयुक्त का उल्लेख मिल जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ये जो राज्य आयुक्त होगा इसका पदावधि अगर पूछ ले कि कितने समय के लिए इसको नियुक्त किया जाएगा तो पदावधि का कार्यकाल जो है 3 वर्ष का रहेगा। ठीक है, 3 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति होगी। 19वां प्रश्न है कि प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर वार्षिक रिपोर्ट कौन तैयार करेगा दिव्यांगता या फिर दिव्यांगजनों के ऊपर। ए है राज्य आयुक्त, बी संयुक्त संचालक स्वास्थ्य विभाग, सी जिला कलेक्टर, या फिर डी समाज कल्याण विभाग। तो ये भी अच्छा प्रश्न है भाई, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा। जो राज्य आयुक्त होगा यही क्या करेगा, प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष के समाप्ति के ऊपर राज्य आयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। प्रतिवेदन तैयार कौन करेगा, राज्य आयुक्त, और प्रस्तुत किसको करेगा, जो संबंधित राज्य सरकारें होंगी उनको प्रस्तुत करेगा। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसमें दिव्यांगजनों से संबंधित की गई जितनी भी कार्यवाही है उसका सही और पूर्ण विवरण जो है अंतर्विष्ट किया जाएगा उस रिपोर्ट के अंदर। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। 20वां और आखिरी प्रश्न आप सभी के लिए कि दिव्यांगजनों को त्वरित विचारण, ठीक है, त्वरित विचारण प्रदान करने के लिए गठित विशेष न्यायालय के बारे में विचार कर उचित विकल्प का चयन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए। पहला कथन है राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के सहमति से विशेष न्यायालयों का गठन करेगा। दूसरा, राज्य के प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायालय का गठन होगा। तीसरा, कार्यवाही के लिए विधि एवं विधायी कार्य विभाग इसका नोडल विभाग होगा। तो ये तीनों का तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं एक बार समझाता हूँ इसको। देखिए जो दिव्यांगजन है उससे रिलेटेड कोई भी केस है, ठीक है, तो उसको विचारण करने के लिए, उसको त्वरित सुझाव देने के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा और ये प्रत्येक जिले में इसका गठन किया जाएगा। लेकिन इसका गठन कैसे होगा, तो राज्य सरकार जो है वो गठित करेगी। लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है तो छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है उसे सहमति लेकर ही इन विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा। और इसके लिए जो कार्यवाही के लिए जो नोडल विभाग होगा वो विधि और विधायी कार्य विभाग होगा। ठीक है, तो तीनों कथन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इन सभी का वर्णन जो हमारा इस अधिनियम का धारा संख्या जो 93 है उसमें वर्णन देखने को मिलेगा, उल्लेख देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस करने का कोशिश किया, मैं उसको समझाने की कोशिश किया। 20 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार के अभी तक हमने 14 वीडियोज लेकर आया है। मतलब कहने का कि जो अधीक्षक पद के लिए जो से संबंधित जो सिलेबस है, उस सिलेबस का हमने 14 जो अधिनियम है उसके ऊपर हमने एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। तो एक बार आप करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी आपकी कैसी चल रही है कमेंट करके बताइएगा। चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, वीडियो को लाइक भी करिए, दोस्तों का शेयर भी करिएगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं वीडियो का PDF दे दूंगा। ठीक है, और देखिए ये जो भी अधिनियम जहाँ से मैं प्रश्न तैयार कर रहा हूँ, इसका जो ओरिजिनल PDF है, ठीक है, उन ओरिजिनल PDF को भी अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ। ठीक है, 6 अधिनियमों का मैंने डाल दिया, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तैयारी अच्छे से करते रहिए, समय आपके पास अब ज़्यादा रह नहीं गया है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।